ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। अब जो है हम लोग इस नए सेशन में दूसरे वीडियो पे आ गए हैं। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हम लोग लेके चल रहे थे, जिसको लाभकारी संस्थाएं भी कहते हैं, उसका ये वीडियो नंबर 2 है। और इसमें हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे जहां पर पिछला वीडियो कंप्लीट हुआ था। यानी हमने बताया था कि इस प्रकार की संस्थाओं में कौन कौन से खाते आपके जो है एग्जाम में आने वाले हैं, आपको जो है अपने बुक में कौन कौन से खाते पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम उसमें से पहला खाता जिसका नाम है आगम तथा शोधन खाता, इसके बारे में जो है अभी की वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर हैं उनसे यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो है वीडियो लेक्चर के जरिए जो है पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ज्ञान आश्रम के बदौलत पढ़ सकते हैं। ठीक है, और गारंटी हम इस बात का देते हैं कि आपका कोर्स टाइम से कंप्लीट भी होगा और पूरा कोर्स आपको फ्री में सारे के सारे चीज मिल भी जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर नीचे स्क्रीन पे चलते हुए कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसको फॉलो करके आप जो है हमारा पेड क्लास ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में हम उस पेड क्लास के वीडियो का भी लिंक डाल देंगे, जिसमें सारे के सारे पेड क्लास की जानकारी दी गई है। आप उसके जरिए ज्वाइन भी कर सकते हैं, मिनिमम फीस से आपको पूरी पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा आगम तथा शोधन खाता। इसको नाम से समझिए। आगम, आगम का मतलब था आना, ठीक है, यानी प्राप्तियां। और शोधन, शोधन का मतलब था भुगतान, यानी आप किसी को दे रहे हैं। तो इस दोनों प्रकार की चीजों का जो विवरण है, जो खाता तैयार होता है, उसी को आगम शोधन खाता कहते हैं। अब ये क्या है, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पे जो लिखा है इसको समझिए। हमने लिखा है कि जो भी संस्था या व्यक्ति, आपको पता है कि ये संस्था के तौर पे कौन सी संस्था होते हैं, जो अलाभकारी संस्था होती है, और व्यक्ति कौन से होते हैं, जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो कोई भी संस्था या व्यक्ति जो भी रोकड़ प्रणाली का प्रयोग करता है, हमने आपको बताया था कि रोकड़ प्रणाली का प्रयोग ये लोग करते हैं अपने लेखांकन के लिए। तो जहां पर भी रोकड़ प्रणाली का प्रयोग होता है, ठीक है, करते हुए अपने लेखांकन तैयार करते हैं, ठीक है, तो वह अपनी रोकड़ की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए मतलब क्या है, जैसे कि आप किसी भी प्रकार का हिसाब किताब जब करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेके चलते हैं कि 1 महीने का हिसाब, 1 दिन का हिसाब, 1 हफ्ते का हिसाब, 1 साल का हिसाब। आप एक टाइम का गैप लेके चलते हैं ना, कि इतने समय का एक अवधि जो होता है उसको लेके चलते हैं। जैसे अगर हमें हिसाब करना रहता है तो हम 1 साल का हिसाब ले लिए कि, और लेखांकन में आपको पता है कि हिसाब कब से कब तक का किया जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, लेखांकन का जो वित्तीय वर्ष होता है, जो हिसाब किताब का वर्ष होता है, वो कब से कब तक का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, इस टाइम पीरियड को आप याद रखिएगा, हमेशा आपको लेखांकन इसी वर्ष के दौरान मिलेगा। ठीक है, तो एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित तिथि पर, अब ये जो खाते या हिसाब किताब होता है एक निश्चित अवधि का तो किया जाता है, साथ ही साथ एक निश्चित तिथि पर किया जाता है। बैठ के एक दिन ही हिसाब किया जाता है, एक टाइम पे ही हिसाब किया जाता है। तो हमेशा वो तिथि कौन सा होता है हिसाब करने का, 31 मार्च। बात क्लियर है, हमेशा वर्ष के अंत में ही सारे के सारे हिसाब किताब को किया जाता है। तो एक निश्चित तिथि पर जो खाता तैयार करते हैं उसे आगम शोधन खाता या प्राप्ति तथा भुगतान खाता कहते हैं। इस खाते को प्राप्ति तथा भुगतान खाता भी कहते हैं। बात क्लियर है, कहते हैं, समझ में आया। यानी आगम शोधन खाता या प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक ऐसा खाता है जो एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित तिथि पर रोकड़ की स्थिति का ज्ञान कराता है कि आपका जो संस्था है या आप जो पेशेवर व्यक्ति हैं, आपके पास कितना पैसा बचा है और पैसा आया गया कहां पर, इसका ज्ञान वो कराता है। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहे क्या है, इस खाते को रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है। रोकड़ बही, रोकड़ बही को हम लोग क्या कहते हैं, कैश बुक। ये क्लास 11th का टॉपिक है। जिसने पढ़ा होगा कैश बुक वो तो अच्छी बात है, उसको कुछ ना कुछ याद होगा। नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ लीजिएगा कि रोकड़ बही में नगद व्यवहारों का लेन देन का लेखा किया जाता था। अगर आपने नगद लेन देन किया, नगद व्यवहार किया, तो उसी को जो है एक पूरा विवरण तैयार किया जाता है, कहां से कितना पैसा है, कहां से कितना पैसा गया, उसके लिए एक पूरा सिस्टमेटिक तैयार किया जाता था, एक विवरण। ठीक है, एक विवरण मत बोलिएगा, उसको एक पुस्तक बोलिएगा। ठीक है, एक रोजनामचा का वो एक विभाग होता है, तो उसमें वो तैयार किया जाता है। लगभग लगभग लेजर की तरह ही वो होता था। बात क्लियर है, उस तरीके से तैयार किया जाता है। तो उसी की सहायता से इसको तैयार किया जाता है। लेकिन कैश बुक और इसमें डिफरेंस है। क्या, कैश बुक में जो भी एंट्रीज होती थी वो डेट वाइज होता था। बात क्लियर है, डेट वाइज होता था, यानी 1 तारीख की एंट्री, 2 तारीख की एंट्री, 3 तारीख की, 4 तारीख की, 5 तारीख की, इस तरह से होता था। और इसमें जो, और हर एक सौदों की पृथक पृथक एंट्री होती थी, अलग अलग प्रकार से हर सौदों को लिखा जाता था। लेकिन यहां पर जब हम आगम शोधन की बात करते हैं तो आगम शोधन खाता में ऐसा नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल इकट्ठा एंट्री लिख दिया जाता है। जैसे माल आपने 1 साल में जो है 25 बार बेचा है, तो वहां 25 बार एंट्री होगा रोकड़ पुस्तक में। लेकिन यहां पर क्या होगा, माल बेचने का केवल 1 एंट्री होगा, 1 बार में। बात क्लियर है, इस तरीके से। तो यहां पर क्या होता है, 1 बार में एंट्री होता है और रोकड़ पुस्तक की सहायता से ही इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, रोकड़ पुस्तक की सहायता से इसको तैयार किया जाता है, पहला बात। फिर बता रहे इसमें केवल नगद,
व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इस बात को एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जाहिर सी बात है, आगम शोधन खाता रोकड़ बही की सहायता से बनता है। अब जब रोकड़ बही में केवल नगद जाता है तो इसमें भी क्या होता है, केवल नगद व्यवहार ही जाएगा, केवल नगद सौदे, यानी कहीं से पैसा आया या कहीं पे पैसा गया, बस उसी को लिखेंगे। उधार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बात समझे। उधार नहीं लिखेंगे कि इससे इतना रुपए लेना बाकी है, नहीं लिखेंगे, या इसको इतना रुपए देना बाकी है, नहीं लिखेंगे। लेकिन एडवांस को लिख देंगे, अग्रिम। अग्रिम का मतलब क्या, किसी ने एक्स्ट्रा आपको पैसा दे दिया तो मिल तो गया ना पैसा, आ तो गया ना पैसा, आप उसको लिखेंगे भले वो एडवांस है। और अगर आपने एडवांस को किसी को पेमेंट करके रखा है तो भी आप लिखेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, उसको पेमेंट कर दिया है, एडवांस में कर दिया है, आपने पेमेंट कर दिया, आपका पैसा चला गया, क्योंकि आपको ये रोकड़ का ज्ञान कराता है, बाकी चीजों का नहीं, इसलिए वहां पर इसको लिख लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, इसके डेबिट पक्ष में, इसमें दो साइड होते हैं, जैसे हर खाते में दो साइड होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, दो प्रकार के पक्ष होते हैं। तो इसके डेबिट पक्ष में क्या किया जाता है, समस्त नगद प्राप्ति रिसिप्ट्स का लेखा होता है। ठीक है, जितनी भी प्राप्तियां हैं नगद रूप में आपके संस्था, आप पेशेवर व्यक्ति के तौर पे जितना प्राप्त करते हैं वो डेबिट में डालते हैं। और क्रेडिट में क्या करते हैं, समस्त नगद भुगतान, बात क्लियर है, जो भी नगद भुगतान होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको हम लोग क्रेडिट में डालते हैं। पैसा जाने वाला आइटम, यहाँ पे पैसा आने वाला आइटम, वहां पे पैसा जाने वाला आइटम लिखते हैं। आगे बता रहा है कि इस खाते की शुरुआत, इस खाता का जो शुरुआत होता है वो किससे होता है, प्रारंभिक रोकड़ शेष से, यानी वर्ष के प्रारंभ में आपका कितना रोकड़ शेष था, या फिर जिस अवधि की आप शुरुआत से, जिस अवधि के लिए आप एंट्री कर रहे हैं, आप इसका खाते का तैयार कर रहे हैं, उस अवधि के शुरुआत में जनरली हमने बताया ना कि यही होता है, यही अवधि का होता है। तो वर्ष के प्रारंभ यानी 1 अप्रैल, अवधि का प्रारंभ यानी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के पास आपके पास कितना रोकड़ शेष था उससे इसकी शुरुआत की जाती है। और अंत में क्या किया जाता है, इसी के सहायता से, अंत में इसके सहायता से अंतिम रोकड़ शेष का ज्ञान होता है। बात क्लियर है, आप करिएगा। यहां पर क्या होता है, वर्ष के अंत में इससे क्या पता चलता है, अंतिम रोकड़ शेष, यानी 31 मार्च को आपके पास कितना पैसा बच गया, इस चीज की जो जानकारी देता है वो ये खाता है। नेक्स्ट बात बताता है क्या है, ध्यान दे के सुनिएगा। यहां पर लिखा है, इस खाते में पूंजीगत तथा आयगत दोनों मदों को लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूंजीगत तथा आयगत दोनों मदों को लिखते हैं। अभी आपको भले ही नहीं समझ में आएगा, अगर क्लास 11 में पढ़े होंगे तो बात अच्छी बात है कि समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़े तो अभी नहीं समझ में आया तो आगे इस चैप्टर में जैसे जैसे वीडियोस आएंगे आपको सारी मदे जो है क्लियर होती जाए, सारी बातें क्लियर होती जाए। बस हर वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, चैनल पे बने रहेगा और दोस्तों तो शेयर भी करेगा जिनको भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा अपना पढ़ाई करना है। ठीक है बात, तो यहाँ पर हो गया, पूंजीगत तथा आयगत दोनों मदों को लिखते हैं। और साथ ही साथ इसमें गत वर्ष का यानी पिछला वर्ष, चालू वर्ष का यानी इस समय का वर्ष, और अगले वर्ष का यानी अगला वर्ष, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, इन तीनों वर्षों का लेखा करते हैं। बस यही शर्त है कि वो नगद रूप में मिला होना चाहिए या नगद रूप में दिया होना चाहिए, बाकी नहीं लिखा जाएगा। बस इसी चीज को देखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका एक महत्वपूर्ण चीज, इसके लिए बहुविकल्पी में चीज आ जाता है कि इसे रोकड़ बही का सारांश करते हैं। ठीक है, समरी ऑफ कैश बुक, बात क्लियर रखिएगा। ये जो हमारा आगम शोधन खाता है वो क्या है, वो रोकड़ बही का सारांश है। तो आपका ये हो गया पूरा का पूरा इसका डेफिनेशन, इसका आशय, इसके मीनिंग। अब जो है हम लोग इसके क्या पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे और साथ ही साथ जो है इसका हम लोग प्रारूप को जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग विशेषता और फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले विशेषता देखते हैं, आगम शोधन खाता की क्या क्या विशेषता है। सारे पॉइंट्स आपको वही मिल जाएंगे जो हमने अभी परिभाषा में या फिर उसके आशय में आपको बताया है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला बोला है पूंजीगत तथा आयगत मदें। आप जानेंगे कि आगम तथा शोधन खाता में पूंजीगत और आयगत दोनों प्रकार के मदों का लेखा किया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी मदों को इसमें छोड़ा जाएगा। दूसरी बात क्या है, अप्राप्य आय तथा अदत्त व्यय नहीं लिखा जाता है। इसका कहने का सेंस यही है, अप्राप्य आय का मतलब ऐसी आय जिसको कमा लिया गया लेकिन अभी मिला नहीं है। जब मिला नहीं है, नगद नहीं मिला है, अभी बाकी है, तो उसको नहीं लिखेंगे। और अदत्त व्यय, अदत्त व्यय का मतलब हमने सेवा ले लिया, अभी भुगतान करना बाकी है, तो ये भी बाकी है, आपने दिया नहीं है, दिया नहीं तो इसमें नहीं लिखा जाएगा। हमने आपको बताया है कि आगम तथा शोधन खाते में केवल नगद व्यवहारों का लेखा होगा, तो उधार का कोई बात ही नहीं, चाहे वो उधार मिलना हो या उधार देना हो। अभी हम जो है इसका लेखा नहीं करते हैं, तो इसलिए इसमें जो है ये हो गया। फिर अगला केवल नगद व्यवहारों का लेखा, आगम शोधन खाता नगद व्यवहार का ही लेखा किया जाता है। फिर आया है गत वर्ष, चालू वर्ष तथा अगले वर्ष का लेखा। ये भी हमने आपको जो है परिभाषा में समझाया कि गत वर्ष यानी पिछले साल, चालू वर्ष यानी इस साल, और अगला वर्ष यानी अगला साल। उन तीनों प्रकार के वर्षों का लेखा करेंगे, बस नगद होना चाहिए और मिलना या दे चुका होना चाहिए। ठीक है, ये बात होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा लाभ हानि का ज्ञान नहीं, बिल्कुल नहीं। इस खाते से लाभ हानि का ज्ञान नहीं होता, बल्कि किस चीज का ज्ञान होता है, रोकड़ शेष का ज्ञान होता है। बात क्लियर है, इससे किस चीज का ज्ञान होता है, रोकड़ शेष, लाभ हानि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात हमारा क्या, अंतिम रोकड़ शेष का ज्ञान। बिल्कुल, अभी हमने बताया कि इससे किस चीज का ज्ञान होता है, रोकड़ शेष का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये आ गया। फिर पुस्तपालन का भाग नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारा ये भले ही रोकड़ बही का सारांश कहलाता है कि नहीं, हमने आपको नोट में लिखवाया था ना कि आगम तथा शोधन खाता क्या होता है, रोकड़ बही का सारांश होता है। रोकड़ बही पुस्तपालन का भाग है, लेकिन ये
आगम शोधन खाता, ये पुस्तपालन का भाग नहीं है, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, पुस्तपालन का हिस्सा नहीं है। फिर आता है क्या, ये रोकड़ बही किसका सारांश है, बिल्कुल ये रोकड़ बही का क्या होता है, सारांश होता है, इसको तो हमने नोट करके आपको लिखा है। तो ये हो गए इसके 8 के 8 विशेषता है, ठीक। अब बात करते हैं फॉर्मेट। यहाँ पे फॉर्मेट हमने कुछ मदों को लिख करके बनाया है। आप जानेंगे कि जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उससे आपको बस यही महसूस करना है, यही फील करना है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को फील नहीं करते, समझते नहीं है, हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन में यही समझना है कि कहां से पैसा आया है नगद के रूप में और कहां पैसा गया है नगद के रूप में, उसको हम लोग इस फॉर्मेट में डाल देंगे, यानी इस तरीके से लिख देंगे। फॉर्मेट की शुरुआत देखिए कैसे बनेगा, एकदम एकदम डिट्टो फॉर्मेट बनना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट का भी मार्क्स मिलता है, ठीक। क्या आता है, लिखते हैं हम लोग ऊपर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड और डैश 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 का मतलब क्या है, वो डेट डालेंगे जिस डेट पे इसका तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये निश्चित तिथि को बनता है। फिर उसके बाद लाइन खींच के ये फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट में इधर कोने में डेबिट लिखेंगे, फिर यहाँ पर रिसिप्ट्स लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पेमेंट लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट लिखेंगे, और अमाउंट वाले कॉलम में रुपए का सिंबल इस तरीके से आपको जो है बनाना एकदम नेसेसरी है, एकदम अनिवार्य है। प्रैक्टिस करिए, अभी से ही प्रैक्टिस करिए, ये भूलना नहीं चाहिए। और रफ में भी क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, क्योंकि रफ का ही प्रैक्टिस जो है आपको काम देता है एग्जाम में स्पीड बनाने में, इसलिए स्पीड इसी समय बनती है। बात क्लियर, शुरू से स्पीड बना के रखेंगे। फिर आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी क्या होता है, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी क्या होता है, रोकड़ बही का प्रारंभिक शेष, ठीक है। आप जानेंगे कि इसको किससे बनता है, प्रारंभिक शेष से इसकी शुरुआत होती है कि रोकड़ का क्या प्रारंभिक शेष है। तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी में प्रारंभिक शेष डाल देंगे। उसके बाद जो जो पैसा आया, जैसे सब्सक्रिप्शन चंदे से पैसा आया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एनजीओ का लेखा कर रहे हैं। अब एनजीओ वगैरह में क्या होता है, पैसा किस तरह से आता है, हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी का लेखा करते हैं, हम लोग यहाँ पुस्तकालय, वो लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय होता है, हम लोग यहाँ स्कूल का लेखा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ अस्पताल का लेखा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ क्लब का लेखा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ जिम का लेखा कर रहे हैं। उसी को दिमाग में रखिए कि उनके क्या क्या इनकम होते हैं, उनके क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बात क्लियर है। तो सब्सक्रिप्शन चंदा, लाइफ मेंबरशिप फी, यानी इस प्रकार के एनजीओ में मेंबर बना जाता है, उसके लिए लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए जो पैसा दिया था वो हो गया। फिर एंट्रेंस फी, 1 साल का पैसा एडमिट होने के लिए, आप स्कूल में जाते हैं एंट्रेंस फी देते हैं ना, हर साल प्रवेश शुल्क लगता है ना, तो वही एंट्रेंस फी है। बात क्लियर है। फिर उसके बाद टू डोनेशन, यानी आपका क्या दान कहीं से मिला। टू इनकम फ्रॉम लेक्चर्स एंड कंसर्ट, आपने कोई लेक्चर करवाया है या कंसर्ट वगैरह करवाया अपने यहाँ कंसर्ट वगैरह, उससे कुछ आपको पैसा मिल गया तो वो हो गया, ठीक है। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इस प्रकार के संस्थाओं में न्यूज़पेपर आता रहता है, उसको भी रद्दी के भाव में बेचा था, वो भी पैसा आ जाता है। टू सेल ऑफ फर्नीचर, आपके यहाँ कोई फर्नीचर था आपने उसको बेचा, उससे पैसा आया। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो है इन्वेस्ट किया था उससे कुछ पैसा ब्याज के रूप में आया, वो लिख दिया। टू रेंट, आपने कोई चीज रेंट पे चलाया था उससे जो पैसा मिला वो हो गया। टू सन्ड्री रिसिप्ट्स, इनके अलावा और किसी प्रकार के छोटे मोटे जो पैसे होते हैं उनको सन्ड्री रिसिप्ट्स में इकट्ठा करके लिख दिया जाता है, छोटे छोटे पैसे, ठीक है। तो टू सन्ड्री रिसिप्ट, जरूरी नहीं कि इतने ही आपके होते हैं, क्वेश्चन में जैसा देगा उस प्रकार से आपको समझना है, आपको डाल देना है रिसिप्ट साइड में, क्योंकि ये पैसा मिलने वाला आइटम है। फिर पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में जहां से भी पैसा जा रहा है नगद रूप से, ठीक है। बाय क्रेडिटर, यानी लेनदारों का भुगतान किया गया। बाय रेंट एंड टैक्सेस, आपने जो है किराया और कर को चुकता किया। फिर बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में आपने पैसा लगाया था वो आपने दिया। बाय रिपेयर्स, आपने मरम्मत के लिए खर्च किया। बाय परचेज ऑफ बुक, आपने जो किताबों को खरीदा है। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई एवं लेखन सामग्री जो है आपके उसमें जरूरत है उसलिए आपने किया। बाय सैलरीज, अपने यहाँ जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको जो है पैसा आपने दिया। बाय इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का खर्चा आपने जो किया। बाय परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर आपने खरीदा। बाय इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट है तो भुगतान नहीं, लेकिन पैसा जाता है ना कहीं पे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहीं पे पैसा लगाते हैं ताकि भविष्य में ज्यादा पैसा मिले, तो इन्वेस्टमेंट भी एक तरह से परचेस किया जाता है। आपका पैसा उस समय तक वहां चला गया तो एक तरह से आपने दे ही दिया और वो जा रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे इस तरह से लिखा गया, ठीक है। और बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब विविध खर्च, जो छोटे मोटे खर्च हैं उनको इकट्ठा करके इसमें सन्ड्री रिसिप्ट्स के तौर पे लिखा। सन्ड्री को मिसलेनियस वर्ड से भी आता है, तो अगर मिसलेनियस वर्ड से आएगा तब भी आप समझ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब फॉर्मेट बन जाता है फिर क्या करते हैं, पूरा नहीं है फॉर्मेट, फिर क्या करते हैं समझिए, इधर ऐड करते हैं और इधर ऐड करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। और इसमें हमेशा मतलब आप जानेंगे सामान्यतः या ज्यादातर, कभी कभी निगेटिव शेष भी आ सकता है, लेकिन हमेशा क्या होता है आपका डेबिट साइड ज्यादा यानी रिसिप्ट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल करेंगे और यहाँ टोटल करेंगे और इधर ज्यादा वाले में से इधर कम वाले को माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं डेबिट में जो है ऐड किया तो मान लीजिए आया 20,000 और क्रेडिट में मान लीजिए ऐड किया तो आ गया आपका मान लीजिए 15,000, ठीक है। तो इस तरीके से डेबिट वाला ऐड करते हैं, क्रेडिट वाला ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आपको क्या करते हैं, ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर देते हैं, यानी डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5,000। ये 5,000 आपका क्या होगा, यही बैलेंस होगा, यही आंसर होगा, यानी यही अंतिम रोकड़ शेष होगा। और उसको किस तरह से लिखते हैं, उसको यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस CD, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। बात क्लियर है, वही जो बैलेंस वाला है जैसे 5,000 वहां पे डाल देंगे। क्लियर बात, जोड़ घटाना करने के बाद जो बैलेंस आता है वही अंतिम रोकड़ शेष होता है, उसको यहाँ पे बाई बैलेंस CD करके डालेंगे, यहाँ BD यहाँ CD, ठीक है, डाल देंगे। और डालने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर टोटल करेंगे।
इस तरह से बॉक्स में टोटल करेंगे। उम्मीद करते हैं सबको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसा होगा। यहां पर क्या करते हैं, बॉक्स करते हैं, और बॉक्स में जब टोटल करते हैं तो 2 लाइन, नीचे वाला लाइन 2 लाइन से बंद होता है, ऊपर 1 लाइन होता है, ऊपर 1 लाइन, नीचे 2 लाइन से इस तरह से बंद हो जाता है। और इसके अंदर हम लोग टोटल को इस प्रकार से कर देते हैं, और अंत में सारा का सारा खाता इसी तरह से पूरा का पूरा ये नीचे लाइन खींच करके हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है, अंत में पूरा का पूरा। तो ये हो गया फॉर्मेट। आपको जो है फॉर्मेट याद कर लेना है, जितना चीजें हमने बताया वो आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। अब आगे की वीडियोस में हम लोग जो है इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को लगाएंगे, और फिर जो है हम लोग मेन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी आय व्यय खाता और बैलेंस शीट। ये जो है इस चैप्टर का बोर्ड में पूछा जाता है, तो उसके तरफ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को सारा चीज अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दीजिए, और उसके साथ ही साथ बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर दिए, ताकि वो भी आए और अपना जो है पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ जिनको एकदम मिनिमम फीस में लाइव क्लासेस देना है वो पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज है, और बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें आप टेलीग्राम कर सकते हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे ज्ञान आश्रम पे मैसेज कर सकते हैं, हमें आप फेसबुक पेज के ज्ञान आश्रम पे मैसेज कर सकते हैं। बस इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय, जय हिंद।